हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे डिस्कस 20 जून के करंट अफेयर। और हमेशा की तरह आज का वीडियो भी 4 पार्ट में बटा हुआ है। कल के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन, टुडे करंट अफेयर के अंतर्गत 12 एमसीक्यूज और कल जो क्विज आपसे पूछी गई थी उसको करेंगे आंसर। आज मैं यहाँ पर 2 नाम भी मेंशन करने वाला हूँ और फिर होगी आज की क्विज वीडियो के अंत में आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, कल हमने ये पढ़ा था कि कोरोना काल के दौरान अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ वर्कर्स को सम्मानित करने के लिए किस प्रदेश ने लाइफ सेवियर्स अवार्ड की घोषणा की है। यह घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और कोरोना काल में बेहतर और अस्थायी चिकित्सा सेवा देने के लिए किस प्रदेश ने TTT नामक अभियान चलाया था। तो यह अभियान था ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, जो कि चलाया गया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं जसवंत सैनी, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी याद रखना कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर राम बाबू हरित। माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष बने हैं सत्या नडेला। और 2021 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है मैदा बिलाल को, जो कि बोस्निया की महिला हैं। यूनेस्को साइंस रिपोर्ट UESR ये प्रत्येक 5 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 5 ईयर है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे यानी कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, ये प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। 2021 की थीम लगाई गई रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए कितने देशों को अस्थायी सदस्य चुना है। तो ये 5 देश हैं। कौन कौन से? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना और अमेरिका। हाल ही में केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो ये है 14,775 करोड़ रुपए। बेसिकली ये देखा जा रहा था कि जो DAP होती है ना, DAP की कास्ट बढ़ रही थी, तो उसको सस्ता करने के लिए यानी किसानों को सस्ती उपलब्धता के लिए ये जो सब्सिडी है वो प्रदान की गई है। हाल ही में ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक 55 है, पहले स्थान पर है टर्की। और सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये मनाया जाता है 18 जून को। गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ होता है पाक कला से, यानी कि किस प्रकार से भोजन हमें प्राप्त होता है। और CM राइज स्कूल स्कीम स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें कुल 9,200 स्कूल बनाए जाएंगे और इसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाएगा। वैदिक शिक्षा व संस्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। तो अब बारी है आज के प्रश्नों की। आइए देखते हैं आज के प्रश्न, जो कि हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो पूरा वीडियो ध्यान से आप लोग देखते रहिए। वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए भी एक प्रश्न है। तो 19 जून 2021 को कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पद्मश्री मिल्खा सिंह जी का देहावसान कोरोना की वजह से हो गया। तो कोरोना ने हमारे कुछ बहुमूल्य रत्नों में से एक को और छीन लिया हमसे। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि पद्मश्री मिल्खा सिंह जी को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था, किस वर्ष उन्हें यह पद्मश्री का पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन C, 1959 में। तो दोस्तों, देश के दमदार धावक व अपनी उपलब्धियों से दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले एथलीट मिल्खा सिंह जी का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। कोरोना से ठीक होने के बाद व कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए हैं। इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह जी का भी देहांत कोरोना की वजह से ही हुआ था। और मिल्खा सिंह ने 91वीं साल में अपनी अंतिम सांस ली है। वहीं निर्मल मिल्खा सिंह जी की जो उम्र थी, यानी कि मिल्खा सिंह जी की जो पत्नी थी, उनकी उम्र 85 वर्ष की थी। तो जो मुख्य उपलब्धियां हैं मिल्खा सिंह जी की, उस पर एक नज़र डालते हैं। 1958 में एशियाई खेलों की 200 मीटर रेस में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और 1958 में ही एशियाई खेलों की जो 400 मीटर की रेस हुई, उसमें भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 1958 में ही कॉमनवेल्थ खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए उन्हें 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1964 में कलकत्ता राष्ट्रीय खेलों की 400 मीटर रेस में उन्हें रजत पदक मिला था। और 1962 में एशियाई खेलों की 400 रिले रेस में उन्होंने फिर से स्वर्ण पदक जीता। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन में न खेलने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये हैं नाओमी ओसाका, जो कि हैं जापान की। और इन्होंने ये कहा है कि वो विंबलडन में नहीं खेलेंगी। अब यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन है बारबरा क्राजिकोवा, तो इनके बारे में आप जानते होंगे। अभी हाल ही में जो फ्रेंच ओपन हुआ है तो उसमें इन्होंने फीमेल सिंगल्स का खिताब जीता है। इन्होंने हराया था रूस की अनास्तासिया पेवलियुंचेकोवा को, तो ये उप विजेता रही थी फ्रेंच ओपन की, भी याद रखना। सोफिया केनिन कौन है? ये भी टेनिस प्लेयर हैं, कहाँ की? रसिया की ही, ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ पर कि जापान की नाओमी ओसाका जी ने ये मना कर दिया है कि विंबलडन में वो नहीं खेलेंगी, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने की उनकी योजना है। दुनिया के दूसरे नंबर की खिलाड़ी हैं वो, और उन्होंने कहा है कि वह टोक्यो में अपने घरेलू प्रशंसकों की उपस्थिति में खेलने को लेकर उत्साहित हैं। फ्रेंच ओपन में अपने पहले दौर के मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में भाग नहीं लेने के लिए ओसाका पर $15,000 का जुर्माना लगाया गया था। अब याद रखना कि ग्रास कोर्ट पर खेले जाने वाले विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता ये 28 जून से स्टार्ट होने वाली है और 11 जुलाई तक चलेगी। और ओसाका ने वर्ष 2020 का यूएस ओपन भी जीता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक बात और आपको बता दूं कि राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, उन्होंने भी वर्ष 2021 में विंबलडन और टोक्यो ओलंपिक दोनों में भाग लेने से मना कर दिया है। तो विंबलडन और टोक्यो ओलंपिक दोनों में ही राफेल नडाल जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये लॉन टेनिस के दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स में से गिने जाते हैं। तो ये चार जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में कोई ना कोई एक अक्सर पूछा जाता है। इसमें सबसे पुराना है ग्रैंड स्लैम विंबलडन, जो कि 1877 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद 1881 में हुआ यूएस ओपन, 1891 में फ्रेंच ओपन और 1905 में शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों जो हैं हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, ये याद रखना आप, ठीक है। तो ये याद रखना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों जो होते हैं ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर यानी कि मिट्टी पर खेला जाता है। केवल यही एक ऐसा है फ्रेंच ओपन जो कि मिट्टी पर खेला जाता है, और विंबलडन जो होता है ये घास के मैदान पर खेला जाता है, ठीक है। और ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट मध्य जनवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के साथ शुरू होते हैं। मई और जून में फ्रेंच ओपन और जून और जुलाई में विंबलडन तक आते हैं। वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यूएस ओपन अगस्त और सितंबर में खेला जाता है, ठीक है। तो सितंबर के बाद ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त कर लेने की बात कही है? तो देखो दोस्तों, ये जो तपेदिक मुक्त भारत का लक्ष्य है वो पहले भी कहा गया था कि भारत इसे 2025 तक प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो इसी बात को यहाँ पर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि भारत जो है 2025 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन तपेदिक मुक्त भारत 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के उपचार के लिए विभिन्न स्रोतों से स्वैच्छिक धन जुटाने के मुद्दे पर कारपोरेट जगत के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि क्षय रोग को भी पोलियो की तरह ही अभियान चलाकर दूर किया जाएगा। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको आप जीपीआई कहते हैं। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए भारत की रैंक है 135, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। 2020 में भारत की रैंक कितनी थी? 139 थी। और एक ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2021 में अगर देखा जाए तो पहला स्थान मिला है किसको? आइसलैंड को। आइसलैंड 2008 से ही लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। दूसरा स्थान मिला है न्यूजीलैंड को, तीसरा स्थान मिला है डेनमार्क को। और अगर दक्षिण एशिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो भारत की रैंक 5 है, ठीक है। तो दक्षिण एशिया में सबसे शांत है भूटान, उसके बाद है नेपाल, फिर है बांग्लादेश। देखिए छोटे छोटे देश हैं, इनको मैनेज करना काफ़ी आसान होता है। उसके बाद नाम आता है श्रीलंका का। श्रीलंका चौथे स्थान पर है, भारत 5वें स्थान पर है, और फिर आता है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो कि 6ठे स्थान पर है। तो दक्षिण एशिया में सबसे अशांत माना जाएगा यहाँ पर पाकिस्तान को। और 2021 में एक्चुअली में देखा जाए तो अफगानिस्तान सबसे अशांत है, पूरी लिस्ट में सबसे नीचे है। लेकिन दक्षिण एशिया में जो 6 देश हैं उसमें 6ठे स्थान पर पाकिस्तान आता है। और 2021 में ग्लोबल पीस इंडेक्स का 15वां संस्करण है ये। और ग्लोबल पीस इंडेक्स है क्या?
तो जान लीजिए कि विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी और समाजसेवी स्टीव किल्लेरिया ने वर्ष 2007 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की स्थापना की थी। इसको जो है IEP कहा जाता है, IEP। और उल्लेखनीय है कि IEP विश्व का एक अग्रणी विचार मंच है जिसका उद्देश्य वैश्विक शांति का विश्लेषण करना तथा इसके आर्थिक लाभों की मात्रा का निर्धारण करते हुए विभिन्न प्रणालियों का विकास करना है। IEP का मुख्यालय मिलेगा आपको कहाँ पर? सिडनी में। सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय न्यूयॉर्क, द हेग, मैक्सिको सिटी, ब्रुसेल्स और हरारे में स्थित हैं। IEP द्वारा प्रतिवर्ष वैश्विक शांति सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। तो ये याद रखना कि अगर कोई कभी एग्जाम में ये आ जाए कि ग्लोबल पीस ऑफ इंडेक्स का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है, तो ये IEP के द्वारा किया जाता है। हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा बना है? सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला जो राज्य है वो बन गया है बिहार। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो बिहार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर और थर्माकोल को भी बैन कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक में क्या आता है? देखिए, जो ग्लास वगैरह आप यूज करते हो, एक बार पीने के बाद उसे लोग फेंक देते हैं, तो वो सिंगल यूज प्लास्टिक आता है। तो अब इसका निर्माण और बिक्री दोनों पर प्रतिबंध है बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान जी। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं बिहार से संबंधित जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि बिहार की कुशेश्वर झील कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना कि बिहार की जो कुशेश्वर झील है वो दरभंगा में स्थित है। और 1856 का लोटा विद्रोह ये मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पर? देखिए, पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का लोटा दिया गया, तो यहाँ पर लोटा लेकर एक विद्रोह हो गया था। लोटा एक पात्र होता है, जो लोग नहीं जानते बता दूं। कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना होगी भागलपुर में। यहाँ पर जो कछुए संकटग्रस्त रहेंगे उनको जो है छोड़ा जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी। और बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना कि बिहार में केवल एक रामसर साइट है और वो भी जो है दिसंबर 2020 में घोषित की गई है बिहार के बेगूसराय स्थित कांवर झील को। तो कांवर झील यही एकमात्र रामसर साइट है बिहार का। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर शामिल कर लिया। हाल ही में जारी IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021। तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपके विकल्प हैं 43, 44, 45, 56। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है 43। तो इसको कौन जारी करता है? IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ये क्या है? यह एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है जो कि लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इस पूरे जो ये इंडेक्स है उसमें जो है कुल 64 देश शामिल किए गए हैं, जिसमें टॉप पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर आता है स्वीडन। और स्वीडन जो था वो पिछले साल 6वें स्थान पर था, इस साल दूसरे स्थान पर आ गया है। डेनमार्क जो है पिछले साल दूसरे स्थान पर था, इस साल तीसरे स्थान पर है। और चौथे स्थान पर नीदरलैंड है, 5वें स्थान पर सिंगापुर है। अगर हम ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो सेकेंड है। सबसे ऊपर है चाइना, उसके बाद है इंडिया और उसके बाद है रसिया 45वां स्थान, ब्राज़ील 57 और साउथ अफ्रीका 62 पोजीशन पर है। भारत ने तमिलनाडु में परिवहन संपर्क सुधार करने के लिए किस बैंक से $484 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो दोस्तों ये समझौता किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इसको ADB भी कहते हैं, आप जानते होंगे। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB और भारत सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे यानी कि CKIC में परिवहन संपर्क में सुधार और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने के लिए $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुरुवई खेती सब्सिडी योजना, कुरुवई एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ होता है छोटे पैमाने पर अल्पकालिक। तो कुरुवई खेती सब्सिडी योजना ये शुरू कहाँ से किया गया है? तो तमिलनाडु में इसे स्टार्ट किया गया है। ये मैप आप देख रहे हैं, ये लाल पोर्शन में जो है यही तमिलनाडु की स्थिति है भारत के अंतर्गत। तो कुरुवई का अर्थ होता है अल्पकालिक। तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्रों में जो अल्पकालिक खेतियाँ की जाती हैं, खेतियाँ मतलब सब्जियाँ वगैरह उगाई जाती हैं, तो उसे जो है कहा जाता है कुरुवई खेती। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कुरुवई की खेती में शामिल किसानों को उपकरण और बीज वगैरह मतलब जो भी कृषि संबंधी जो चीज़ें हैं उसमें सब्सिडी प्रदान करना।
तो तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारीलाल पुरोहित जी हैं। मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, और मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव बनर्जी। एक प्रश्न एग्जाम में आता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरिन यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर भी होता है तमिलनाडु। ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन के 42वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो इसको जो है FAO भी कहते हैं। ठीक है। तो FAO का जो 42वां सत्र हुआ था, इसकी अध्यक्षता अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई है। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तो ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। और FAO ये जो है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आता है, उसकी एक इकाई है। और पहली बार इसका एक सत्र यानी कि इसका जो 42वां सत्र है उसको वर्चुअली जो है ऑर्गेनाइज किया गया। और इसका उद्देश्य था सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और लोगों को सक्रिय स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की नियमित पहुंच को सुनिश्चित करना। FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? क्यू डोंग्यो। विश्व आर्टिस्टिक गौरव दिवस ये कब मनाया गया? वर्ल्ड आर्टिस्टिक प्राइड डे ये कब मनाया गया? दोस्तों इसे हाल ही में 18 जून को मनाया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो ऑटिस्टिक होता है ये क्या मतलब है ऑटिस्टिक का? तो दोस्तों यह एक विकास संबंधी विकार है। इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत आती है। जो बच्चा होता है ये जन्मजात विकार होता है। इसमें बच्चा क्या होता है कि लोगों को देखकर उनके हाव भाव, तौर तरीके, शब्दों को आसानी से उसे आत्मसात नहीं कर पाता है। कम्युनिकेशन में उसे बहुत दिक्कत आती है। इसे ऑटिज्म कहा जाता है। तो इस साल की थीम लगाई गई है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। और ये जो दिवस होता है इसका उद्देश्य आप जान रहे हैं, लोगों को ऑटिज्म के प्रति जागरूक करना होता है। हालांकि एक वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। तो ये भी याद रख लेना कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो होता है ये प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाटेक सम्मेलन 2021 के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया। और इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? देखिए यहाँ पर फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं विवा टेक्नोलॉजी जून 16 से 19 2021 आयोजन किया गया फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब विवाटेक क्या है? तो दोस्तों विवाटेक यूरोप में सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप आयोजनों में एक है। इसका आयोजन 2016 के बाद से हर वर्ष पेरिस में किया जाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से एक प्रमुख विज्ञापन और विपणन समूह पब्लिसीज ग्रुप और अग्रणी फ्रांसीसी मीडिया समहलेस इकोस द्वारा किया जाता है। यह प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों को एक साथ लाता है। इस आयोजन में प्रदर्शनियां, पुरस्कार, पैनल चर्चा और स्टार्टअप प्रतियोगिताएं शामिल की जाती हैं। विवाटेक का 5वां संस्करण 16 से 19 जून 2021 को आयोजित किया गया और यूरोप में फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और नवाचार पेशेवरों की सबसे बड़ी बैठक के लिए 13,000 स्टार्टअप और 3300 निवेशक एक साथ आते हैं। यह वह जगह भी है जहां न्यूरो न्यूज नेक्स्ट आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडरों की भर्ती को मंजूरी दे दी है? तो ये राज्य है ओडिशा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। याद रखना कि ओडिशा में अब पुलिस में ट्रांसजेंडरों की भर्ती को भी मंजूरी मिल गई है। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर में। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। गवर्नर हैं गणेशी लाल। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील ये कहाँ पर है? तो ये ओडिशा में है। अब्दुल कलाम द्वीप, पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप था, अब इसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको काला पैगोडा मंदिर भी कहते हैं, यह भी उड़ीसा में ही स्थित है। और दोस्तों अब बारी है क्विज नंबर 18 की। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस राज्य की सरकार वैदिक शिक्षा व संस्कार बोर्ड का गठन करेगी? सही आंसर था इसका ऑप्शन सी। तो 2 नाम यहाँ पर आज मेंशन कर रहा हूँ। एक नाम है SVM स्टडी क्लासेस और दूसरा नाम है रंजन सिंह जी का। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो लोग आज का वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आज का प्रश्न। तो दोस्तों ये जो प्रश्न था ये UPPSC 2018 प्री की परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न था ये कि निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है?
तो ये हैं आपके ऑप्शन और आपके उत्तर की हमें रहेगी प्रतीक्षा। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। और मंथली पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप आ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमें मेल कर सकते हैं studyvidgyan@outlook.com पर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।